नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के टेस्ट पेपर के बारे में। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि औषधि निर्माण की विधि, औषधि का मानकीकरण एवं औषधि के वितरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मेसी। अगला है, बीमारियों के उपचार में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना क्या कहलाता है। बीमारी के उपचार में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना क्या कहलाता है। हेलियोथेरेपी कहलाता है। देखो, अगला क्वेश्चन है कि एपोमोर्फिन उदाहरण है। तो एपोमोर्फिन किसका उदाहरण है। तो ये इमेटिक का उदाहरण है। अब इमेटिक क्या होता है, यानी कि वे औषधियाँ जो उल्टी कराने का काम करती हैं, यानी कि वोमिटिंग कराने वाली जो औषधियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इमेटिक्स कहलाती हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परगेटिव का उदाहरण है। परगेटिव का उदाहरण देखो, मैग्नीशियम सल्फेट भी है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है और अलसी का तेल भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। देखो, अगला क्वेश्चन है कि अस्थमा के उपचार में काम में ली जाने वाली औषधि है। तो क्या काम में लेते हैं हम, ब्रोंको डायलेटर काम में लेते हैं। ब्रोंको डायलेटर का मतलब क्या होता है, जो ब्रोंकाई को फैलाने वाली औषधियाँ, जैसे साल्बुटामोल काम में लेते हैं ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खनिज हिमेटिनिक्स का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हिमेटिनिक्स क्या होता है। तो वे औषधियाँ जो ब्लड में आयरन के लेवल को बढ़ाने का काम करती है वो क्या कहलाती है, हिमेटिनिक्स कहलाती हैं। तो देखो, इसमें कॉपर भी हो जाता है, ठीक है, आयरन भी होता है और कोबाल्ट भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। यानी कि जो जिंक होता है वो हिमेटिनिक्स का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एबेल में कौन सा साल्ट होता है। तो एबेल में क्या पाया जाता है, फेनिरेमाइन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूटेरोटोनिक्स किसे कहा जाता है। यानी कि जो इक्वोलिक्स औषधि होती है उनको क्या बोला जाता है, यूटेरोटोनिक्स कहा जाता है। इक्वोलिक्स क्या होता है, यानी कि गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में संकुचन करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं, इक्वोलिक्स कहलाती हैं। ठीक है ना। देखो, अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय ऊतकों को जलाकर नष्ट करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस्टिक हो जाएगा। देखो, 10वां क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये पूछ रहा है नहीं है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी नहीं है, देखो, फोलिक एसिड किसे बोलते हैं, विटामिन B9 को बोलते हैं। बायोटिन किसको बोलते हैं, B7 को बोलते हैं, ठीक है ना। और रेटिनॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ए को बोलते हैं। और थाइमिन किसको बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं। यानी कि जो बी कॉम्प्लेक्स है वो तो जल में घुलनशील है, और यह पूछ रहा है कि जल में घुलनशील नहीं है। तो जो रेटिनॉल है वो जल में घुलनशील नहीं है, यानी कि जो विटामिन ए होती है वो वसा में घुलनशील होती है। ठीक है ना। तो देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक डेसर्ट स्पूनफुल का आयतन होता है। तो एक डेसर्ट स्पूनफुल का आयतन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 ml हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक क्वार्ट का आयतन कितना होता है। तो एक क्वार्ट का आयतन कितना हो जाएगा, 1000 ml। कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस सामग्री जो सर्जरी के द्वारा शरीर के ऊतकों में स्थापित की जाती है क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, इम्प्लांट कहलाती है। यानी शरीर के ऊतकों में स्थापित करना क्या कहलाता है, इम्प्लांट कहलाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि योनि के रास्ते दी जाने वाली ठोस औषधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है, पैसरी कहलाती है। जबकि गुदा के रास्ते से ठोस औषधि देना क्या कहलाता है, सपोजिटरी कहलाता है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीभ एवं होठों पर लेपित की जाने वाली अर्ध ठोस औषधि है। तो जीभ एवं होठों पर लेपित की जाने वाली, यानी कि जो इलेक्चरी होती है ना, इलेक्चरी जो जीभ और होठों पर लेप करके क्या है, पशु को देते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, चटनी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चटनी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्चरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि औषधि देने का इंटरनल रूट है। औषधि देने का इंटरनल रूट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंह के रास्ते। क्या हो जाएगा, मुंह के रास्ते हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, अगला क्वेश्चन है कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बाईपास करने वाला मार्ग है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बाईपास करने वाला मार्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आई भी आ जाएगा। ठीक है ना। इंट्रावीनस जो मार्ग होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, बाईपास कर जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि औषधि देने का सबसे पुराना एवं सबसे सस्ता मार्ग क्या है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पीओ, परोस, यानी कि मुंह के रास्ते। देखो, अगला है कि जीवन रक्षक औषधि देने का अच्छा मार्ग है। यानी कि जो जीवन रक्षक औषधि देते हैं हम
वो किस मार्ग से देते हैं, आईवी मार्ग से देते हैं, इंट्रावीनस मार्ग से देते हैं, ताकि वो तुरंत ही काम करें। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा के नीचे इंजेक्शन देना क्या कहलाता है। तो त्वचा के नीचे इंजेक्शन देना क्या कहलाता है, सबक्यूटेनियस कहलाता है। क्या कहलाता है, सबक्यूटेनियस। यानी कि जो जो आइवरमेक्टिन और डोरामेक्टिन देते हैं वो किस मार्ग से देते हैं, सबकट मार्ग से देते हैं, ठीक है ना। और लीवामिसॉल भी हम सबक्यूटेनियस मार्ग से ही देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डार्टिंग का उचित मार्ग है। तो डार्टिंग का उचित मार्ग क्या हो जाएगा भाई, आईएम हो जाएगा, ठीक है। देखो 22वां क्वेश्चन है कि औषधि देने का सबसे जोखिम भरा मार्ग कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आईवी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आईवी में हम एक बार औषधि लगा देते हैं तो वो क्या है, वो वापस नहीं आती। यानी कि जब तक वो मेटाबॉलाइज नहीं हो जाती तब तक क्या है, वो वापस नहीं आ सकती। तो एक बार जो लग गई औषधि वो लग गई, ठीक है। इसलिए ये सबसे जोखिम भरा यानी कि रिस्की मार्ग है ये। और इसमें क्या होता है, फ्लेबाइटिस। अगला क्वेश्चन है कि इंट्राक्यूटेनियस किस मार्ग को कहा जाता है। तो जो आईडी होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्राक्यूटेनियस बोलते हैं, ठीक है ना। आईडी का मतलब होता है इंट्राडर्मल। अगला क्वेश्चन है कि पर ऑन किस प्रकार की औषधि देने का तरीका है। पर ऑन किस प्रकार की औषधि देने का तरीका है। तो ये बाह्य परजीवी जो नाशक औषधि होती हैं उनको देने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके उपचार में बर्फ से सिकाई नहीं करनी चाहिए। तो देखो जो हेमेटोमा होता है उसमें तो हम आइस पैक काम में लेते हैं, यानी बर्फ काम में लेते हैं। और एप्से जो नक्सीर होती है, त्वचा से नाक से खून आना, उसमें भी काम लेते हैं। और जो यूटेराइन प्रोलैप्स होता है उसमें भी बर्फ काम में लेते हैं। तो एब्सेस में हम बर्फ को काम में नहीं लेते, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों के मौसम में बाह्य परजीवी नाशक औषधि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डस्टिंग हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि थनैला के उपचार में औषधि देने का मार्ग कौन सा है। तो थनैला किस में होता है, थन में होता है, और थनों को क्या बोलते हैं, मेमेरी बोलते हैं। तो मेमेरी के अंदर दवा डालना क्या कहलाता है, इंट्रा मेमेरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि औसत विज्ञान में एच का मतलब क्या होता है। तो एच का मतलब होता है हिस्ट्री। तो देखो और भी बताऊँ मैं आपके लिए, एच का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री होता है। और टी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। और डी का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस होता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको। अगला है कि डीएनएस में डेक्स्ट्रोज कितने प्रतिशत होता है। तो ये कितना होता है, 5% होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एप्सम साल्ट किसका यौगिक है। तो बताइए किसका यौगिक है। जो एप्सम साल्ट होता है वो किसका यौगिक है, तो ये मैग्नीशियम का यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका का संगठन है। तो देखो सिरका किसको बोलते हैं, एसिटिक अम्ल को बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो 5% एसिटिक अम्ल होता है वो सिरका का संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग नहीं है। सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि बैक्टीरियोस्टेटिक किसे कहते हैं। तो वे औषधियाँ जो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया, उनको रोकने वाली औषधियाँ, ठीक है। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों को रोकने वाली जो औषधियाँ होती है वो क्या कहलाती है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग कहलाती हैं। तो कौन सी नहीं है इनमें से, हमको ये देखना है, ठीक है। तो इनमें से जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग नहीं है। अगला है कि निम्न में से नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल औषधि है। तो देखो नैरो स्पेक्ट्रम कौन सी हो जाएगी इसमें, पेनिसिलिन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जाइलाजीन की प्रीति औषधि है, यानी कि जाइलाजीन का जो एंटीडोट है वो क्या है, योहिम्बिन है। इसकी पहले हम सर्जरी में भी बात कर चुके हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें पूरी फार्माकोलॉजी का निचोड़ है और इससे आपके लेवल का भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आइवरमेक्टिन विषाक्तता की प्रीति औषधि है, यानी कि जो एंटीडोट है ना, ये आपको याद रखने हैं। यानी कि आइवरमेक्टिन का जो एंटीडोट है वो क्या है, तो ये हो जाएगा फाइसोस्टिग्माइन हो जाएगा। और देखो एट्रोपिन सल्फेट का भी आइवरमेक्टिन है ये। अगला क्वेश्चन है भाई कि भेड़ में ब्राइट ब्लाइंडनेस किसकी विषाक्तता से होता है। भेड़ में जो ब्राइट ब्लाइंडनेस जो विषाक्तता होती है वो किसकी वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेकनफर्न। क्या हो जाएगा, ब्रेकनफर्न की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है कि गांजा किस पादप से प्राप्त होता है। जो गांजा होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये
कैनेबिस सैटाइवा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कैनेबिस सैटाइवा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक विषाक्तता की प्रति औषधि है, यानी कि जो आर्सेनिक विषाक्तता होती है उसका एंटीडोट क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डाइमर कैप्रोल। क्या हो जाएगा? डाइमर कैप्रोल हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये तो आपको आना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है ना। और सबसे पहले खोजा गया ये एंटीबायोटिक है। और किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से या पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैलोमल किसका यौगिक है? तो ये पारा का यौगिक है, ठीक है। पारा को क्या बोलते हैं? हम Hg भी बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा किसका यौगिक है? तो भाई ये तो सोडियम का यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि औषध विज्ञान में G क्या दर्शाता है? तो ये बूंद को दर्शाता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि उपचार पर्ची का भाग जिसमें यह निर्देश होता है कि औषधि कब एवं किस मार्ग से देनी है, तो वो कौन सा भाग हो जाएगा? सिग्नेचर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो सिग्नेचर होता है उसमें यह निर्देश होता है कि जो औषधि है वो कब और किस मार्ग से देनी है, ठीक है ना। जैसे देते हैं ना कि जैसे मान के चलो ओडी और मार्ग लिख देते हैं जैसे IM, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका मार्ग। और अगला क्वेश्चन है कि उपचार पर्ची में सोते समय के लिए संक्षिप्त रूप काम में लेते हैं, तो क्या काम में लेते हैं? सोते समय के लिए तो क्या काम लेते हैं? HS काम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलनशील औषधि देने के लिए सबसे उचित मार्ग क्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी कि जलनशील औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा हो जाएगा? IV मार्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि IV मार्ग में जो तंत्रिकाओं की जो आपूर्ति होती है वो कम होती है, ठीक है। इसलिए जो जलनशील दवा होती है उनको किस मार्ग से देना चाहिए? IV मार्ग से देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ड्रेंचिंग निमोनिया का खतरा किस मार्ग से देने पर होता है? तो ड्रेंचिंग निमोनिया का खतरा किससे होता है? PO, यानी कि जब मुंह के रास्ते से देते हैं तब यह खतरा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ड्रेंचिंग निमोनिया क्या होता है? यानी कि जो दवाई होती है वो मुंह में ना जाकर श्वास नली में चली जाती है, तो क्या हो जाता है? ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में कपूर पाया जाता है? निम्न में से किस में कपूर पाया जाता है? तो ये भाई लिनीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लिनीमेंट में क्या पाया जाता है? कपूर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय मार्ग से दी जाने वाली तरल औषधि नहीं है। स्थानीय मार्ग से दी जाने वाली तरल औषधि नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? क्रीम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कैप्सूल का खोल बना होता है, तो ये किसका बना होता है? जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन का बना होता है और इसमें जो कड़वी कड़वी दवाएं होती हैं उनको अंदर बंद करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विटामिन हिमेटिनिक्स ड्रग का उदाहरण नहीं है? तो देखो फोलिक एसिड हो जाएगी, ठीक है ना, और बायोटीन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोटीन। ये नहीं है, ठीक है। जबकि राइबोफ्लेविन हो जाएगी और पायरिडॉक्सिन हो जाएगी। बायोटीन है, ये हिमेटिनिक्स ड्रग का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कोडिन सल्फेट किसका उदाहरण है? कोडिन सल्फेट किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एंटी टेसोब। एंटी टेसोब का मतलब क्या होता है? बे औषधियाँ एंटी टेसोब देखो, एक तो होता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है? बे औषधियाँ जो कफ को निकालने का काम करती हैं, ठीक है ना। कफ को निकालने का काम करती है, जबकि ये कफ को नहीं निकालती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कब्ज के उपचार में कौन सी औषधि काम में नहीं ले सकते? देखो तरल पैराफिन काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। ईसबगोल काम में ले सकते हैं, मैनिटोल काम में ले सकते हैं, लेकिन लोपेरामाइड हम काम में नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है कि इमेटिनिक्स औषधि किस जानवर में काम में नहीं लेते हैं? तो घोड़े में काम में नहीं लेते, ठीक है, घोड़े में काम में नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औषधि जो गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने का कार्य करती है वो क्या कहलाती है? पहले भी बता चुके हैं क्या कहलाती है? एक्बोलिक्स कहलाती है।
अगला क्वेश्चन है कि बीआई उपचार पर्ची में बीआईडी का तात्पर्य किससे होता है। बीआईडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। बीआईडी का मतलब क्या होता है, दिन में 2 बार। इसको बीडीएस भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मल की निकासी के लिए मलाशय के रास्ते तरल औषधि देना क्या कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सपोजिटरी हो जाएगा। क्या कहलाएगा, सपोजिटरी। ठीक है ना, सॉरी, मल की निकासी के लिए मलाशय के रास्ते तरल औषधि देना। तरल तो देखो इनेमा हो जाएगा, ठीक है ना। तरल क्या हो जाएगा, इनेमा हो जाएगा। अगर ठोस औषधि होता तो क्या होता, सपोजिटरी होता। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि मलाशय के रास्ते जब हम तरल औषधि देंगे तब तो हो जाएगा इनेमा, और ठोस औषधि देंगे तब क्या हो जाएगा, सपोजिटरी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो अगला क्वेश्चन है कि अलसी या प्याज को हल्का गर्म गर्म करके लेप बनाकर कपड़े में डालकर त्वचा पर बांधना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है पोल्टिस। क्या कहलाता है, पोल्टिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो 0.9% जो NaCl होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा पर लगाई जाने वाली तरल औषधि है। तो देखो ये हो जाएगी लोशन, लोशन हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो MgOH का वोल्टोएज, MgOH का वोल्टोएज इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सांप के जहर के लिए एंटीडोट है। तो क्या काम में लेते हैं सांप के जहर के लिए, तो पोटेशियम परमैंगनेट काम में लेते हैं, यानी 2% KMnO4। ठीक है, KMnO4 काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलीय घोंघों को नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं। तो क्या काम में लेते हैं, 5 ppm कॉपर सल्फेट काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, 5 ppm कॉपर सल्फेट काम में लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि केओलिन किसका उदाहरण, किसका यौगिक है। केओलिन है वो किसका यौगिक है, तो ये एल्यूमिनियम का यौगिक है। देखो 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औषधियां जो जानवर के शरीर से गैस को बाहर निकालने का क्या कार्य करती है, क्या कहलाती हैं, कार्मिनेटिव कहलाती हैं। जैसे हींग, काली मिर्च, ठीक है ना, सौंफ, अजवाइन, ये सभी किसके उदाहरण हैं, कार्मिनेटिव के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भनाल की ड्रेसिंग के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। गर्भनाल की ड्रेसिंग के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिंचर आयोडीन। देखो अगला क्वेश्चन है कि त्वचा पर लगाई जाने वाली औषधियां जो रक्त परिसंचरण बढ़ाकर दर्द एवं जलन से राहत दिलाती हैं क्या कहलाती हैं, काउंटर इरिटेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, काउंटर इरिटेंट कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशु शरीर में पानी व नमक की सामान्य कमी के उपचार में कौन सा घोल काम में लेते हैं। तो हम कौन सा घोल काम में लेंगे, नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन काम में लेंगे। कौन लेंगे, NSS। देखो अगला क्वेश्चन है कि टार्टर एमेटिक किसका यौगिक है। तो ये एंटीमनी का यौगिक हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एंटीमनी का हो जाएगा। अगला है नौसादर किसका यौगिक है, तो ये अमोनियम का यौगिक है। अगला है औषधि का अल्कोहल में निर्मित सुगंधित एवं मीठा घोल क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, एलिक्जर कहलाता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि औषधि जो जीवाणुओं में DNA संश्लेषण को रोकती है क्या कहलाती है भाई, कौन सी है वो, जो DNA संश्लेषण को रोकती है वो कौन सी है, एंड्रोफ्लोक्सेसिन। कौन सी हो जाएगी, एंड्रोफ्लोक्सेसिन हो जाएगी। अगला है कि जीवाणुओं में फोलिक एसिड संश्लेषण को रोकने का कार्य कौन सी करती है। तो ये सल्फर ड्रग हो जाएगी। ठीक है ना, सल्फर ड्रग होती है वो फोलिक एसिड के संश्लेषण को रोक देती है। अगला क्वेश्चन है कि उपचार पर्ची में SOS का मतलब क्या होता है। SOS का मतलब ये होता है कि जब जरूरत हो, जब जरूरत हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा है कि प्राणी शरीर द्वारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये जो अभी LA से एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्राणी शरीर द्वारा औषधियों पर किया गया कार्य, जैसे अवशोषण, वितरण, उपापचय एवं उत्सर्जन, तो क्या कहलाता है, यह कहलाता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्या कहलाता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाता है। यानी कि प्राणी शरीर द्वारा औषधि पर किया गया कार्य, प्राणी शरीर द्वारा औषधि पर किया गया कार्य जैसे अवशोषण, वितरण, उपापचय एवं उत्सर्जन क्या कहलाता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, और देखो एक होता है फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, तो फार्मेकोडायनेमिक्स उसे कहते हैं यानी कि औषधि द्वारा
जानवर के शरीर पर किया गया कार्य, जैसे कि पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का कार्य क्या होता है, दर्द, सूजन एवं बुखार को कम करना। यानी कि फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होगा कि औषधि जानवर के शरीर पर कार्य करेगी। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि औषध निर्माण में प्रयुक्त मापतोल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बूंद का आयतन कितना होता है। तो 0.05 ml कितना होता है, 0.05 ml। देखो अगला क्वेश्चन है कि उपचार पर्ची का मुख्य भाग जिसमें औषधि का नाम एवं मात्रा लिखी होती है वह क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शन कहलाता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि तेल एल्कोहल या साबुन में निर्मित तरल औषधि जो ऐच और त्वचा पर लगाई जाती है वो क्या कहलाती है, लेनीमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, लेनीमेंट कहलाती है। देखो अगला क्वेश्चन है कि लोशन का प्रभाव होता है, सुखदायक भी होता है, ठंडक भी प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि वाष्पशील पदार्थों का अल्कोहल में घोल क्या कहलाता है। वाष्पशील पदार्थों का अल्कोहल में घोल क्या कहलाता है, स्प्राइट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों अपना लेवल जांच लेना और कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ईमानदारी। ठीक है ना। तो देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं। वीडियो को पूरा देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना है। ठीक है। जब तक याद ना हो जाए तब तक देखना है।